बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अहम तरीन शख्सियात की सालसी के बावजूद इत्तेहादी जमातें हुकूमत साजी के मरहले में दाखिल न हो सकी। डेडलॉक बरकरार, इमरजेंसी और मार्शल लॉ के खतरात जूं का तूं हमारे सरों पर हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने नवाज शरीफ को एक ऐसी पेशकश कर दी है कि उस पेशकश ने नवाज शरीफ का दिमाग ही सुन कर दिया है। ये मामला क्या है, इस पर भी हम तफसील से बात करेंगे और बात करेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक से निस्फ शब को सैयद मुराद अली शाह को साथ लेकर खसूसी तैयारी के जरिए कराची से इस्लामाबाद कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, और पहुंचते ही उनकी किससे हुई मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ठट्टा में जब पीएमएल-एन को ललकारा तो इसहाक डार खामोश न रह सके। इरफान सिद्दीकी ने भी दे दिया करारा जवाब और ख्वाजा आसिफ भी बोल पड़े। ये मामला क्या है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि पीटीआई इस वक्त यकीन और बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है और वो क्या करना चाह रही है, और 9 मई के मुल्ज़मान के तहफ़्फ़ुज़ का या उनकी दिफा का जो ऐलान किया है उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और उसका असर इमरान खान के केसेस पर क्या पड़ सकता है। इन तमाम उमूर पर हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे इल्तमास है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस वक्त तक हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान 5 मुज़ाकराती सेशन हो चुके हैं। जी नाज़रीन, 5 सेशन हो चुके हैं और 6ठा सेशन आज होने जा रहा है, जहां आज पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पीएमएल-एन हुकूमत साजी के हवाले से अहम तरीन इजलास करेंगे। वहां सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक केस की समाअत करेगा। जी नाज़रीन, कोर्ट रूम नंबर 1 में ये समाअत होगी और ये समाअत करेंगे आज चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब और जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब। और ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है और आज इस केस में सामने आने वाला फैसला जो असेंबली का सेशन होने जा रहा है उस पर और इंतखाबात के नताइज पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। जी नाज़रीन, अगर कोई ऐसा फैसला आता है तो फिर यकीनन जो एक हुकूमत साजी का मामला चल रहा है वो तो रुल ही जाएगा, लेकिन जो पार्लियामेंट का इजलास होने जा रहा है उसमें और फिर जो अरकान असेंबली नोटिफाई हो रहे हैं, ये तमाम मामलात लटक सकते हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की वजह से। अब देखते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट कौन सा ऐसा ऑर्डर पास करती है। एक चीज तो कम से कम तय है कि आज अपना चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के उसको अपने चीफ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा को नोटिस जरूर होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने संगीन इल्जाम आयद किए थे। नाज़रीन, आपको पता है कि हुकूमत साजी के लिए पीएमएल-एन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, गुज़िश्ता रोज एक तवील मुशावरत हुई और ये मुशावरत हुई निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सालसी में, क्योंकि मोहसिन नकवी की सालसी का नतीजा ये है कि इनके मुज़ाकरात के दरमियान जो भी चीजें होती हैं वो रिपोर्ट होती हैं एस्टेब्लिशमेंट को और उस हिसाब से एस्टेब्लिशमेंट अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है। लेकिन अब ये सालसी भी नाकाम हो चुकी, क्योंकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपने मुतालबात से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं है और फिर जो अपना पीएमएल-एन है वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पीएमएल-एन को एक बड़ी पेशकश कर दी है। जी नाज़रीन, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने पीएमएल-एन को एक बहुत बड़ी पेशकश कर दी है और उन्होंने कहा है कि ठीक है, अगर आप हुकूमत नहीं संभाल सकते तो आप हमें वोट दें। जी, आप हमें वोट दें, आप वजारतों में मत आइएगा, हम आपको पार्लियामेंट और पाकिस्तान चला के दिखाते हैं कि कैसे चलता है। तो बहरहाल इस हवाले से आपको याद होगा ख्वाजा साद रफीक ने भी कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था कि जो है वो कांटों की सेज पर चलना या फिर कांटों का ताज पहनने का मैं कोई शौक नहीं है। आसिफ जरदारी साहब पीटीआई के आजाद अराकीन तोड़कर हुकूमत साजी के मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। साद रफीक के इस ट्वीट ने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे खदशात को, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात को जन्म दिया था और इस एक ट्वीट ने ये बता दिया था कि पीएमएल-एन के अंदर
किस कदर इख्तलाफात चल रहे हैं, PMLN के अंदर किस कदर एक लड़ाई चल रही है और PMLN अंदरूनी तौर पर कितने ग्रुप्स का शिकार हो चुकी है। तो जहां ये सारे मामला चल रहे हैं वहां हुकूमत साजी के हवाले से इसी हफ्ते आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात भी मुतवक्का है, जबकि गुज़िश्ता रोज भी एक मुलाकात हुई है बिलावल हाउस कराची में और वो मुलाकात भी बहुत बड़ी मुलाकात तस्वुर की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद बर्फ नहीं पिघल रही, उसके बावजूद डेडलॉक खत्म नहीं हो रहा और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि फौरी तौर पर डेडलॉक खत्म करें और हमें कोई भी सख्त कदम उठाने पर मजबूर न किया जाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से गुज़िश्ता शब यानी निस्फ शब बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक वज़ीर आला सिंध और मुतवक्का वज़ीर आला सिंध जो मुराद अली शाह को साथ लिए खसूसी जहाज तैयारे के जरिए कराची से इस्लामाबाद रवाना हुए, जहां वो मिलेंगे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो बहरहाल जो है वो इरफान सिद्दीकी ने भी दो टोक अल्फाज में कहा है कि मिलकर चलना चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें कुर्बानी का बकरा समझे। जी नाज़रीन, ये वही इशारा है कि वजारतें भी हमसे लो, काबीना का हिस्सा भी बनो और बाकी जो चीजें उन पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक अहम तरीन बयान दिया है और बिलावल भुट्टो जरदारी गुज़िश्ता 2 रोज ठट्टा में थे और वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े इज्तिमा से जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो हमारे पास वोट मांगने आए हैं उनसे वजारतें नहीं लेंगे, अवाम का फायदा देखेंगे, जबकि सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी हमारे उम्मीदवार होंगे। मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। अब पीपुल्स पार्टी ने फैसला किया कि मुल्क भर में हमारे उम्मीदवारों की शिकायत जमा करेंगे और इलेक्शन कमीशन, आला अदलिया और पार्लिमानी कमेटी के सामने पेश करेंगे। अगर वहां नाकाम रहे तो फिर आपके पास आऊंगा और मैं आप सबको एहतजाज का कहूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जल रहा है, चारों सूबों में आग लगी हुई है, पीपुल्स पार्टी ने फैसला किया है कि आग को बुझाने के लिए बुझानी है और पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना है। हम ना वजीर आजम की कुर्सी ना वजारत चाहते हैं, अवाम के मसाइल का हल चाहते हैं। क्या नाज़रीन मासूम सा जवाब है। यानी सदारत भी कोई हैसियत नहीं रखती, सेनेट का चेयरमैन भी कोई हैसियत नहीं रखती, स्पीकर कौमी असेंबली का हम कहाँ मांग रहे हैं, कुछ भी तो नहीं मांग रहे। हम तो आपसे कह रहे हैं कि भाई हमें कुछ भी नहीं दो। अब उनका क्या कहने, गवर्नरी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन जो अथॉरिटीज की चेयरमैनशिप भी चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि जी जो है वो इलेक्शन के रिजल्ट के मुताबिक मुझे हक नहीं कि खुद को वजीर आजम का उम्मीदवार पेश करूं। अगर किसी को वजीर आजम का वोट देंगे तो बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब मुतासरीन का हक दिलवाएंगे। मुझे कहा गया कि पहले 3 साल हमें दें, आखिरी 2 साल आप लें। मैंने मना किया, ऐसे वजीर आजम नहीं बनूंगा और पाकिस्तान के अवाम मुझे वजीर आजम बनाएंगे। तो बहरहाल इस हवाले से एक लतीफा मैंने अभी भी देखा, किसी ने कहा कि शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पा चुका और 2 दिन नवाज अपना हफ्ते में 2 दिन शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे और 2 दिन जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी अपना वजीर आजम होंगे और जुमे के रोज अपना मौलाना फजल रहमान वजीर आजम होंगे। तो जो एक दिन बीच में बचता है वो फिर नवाज शरीफ को शायद दे दिया जाएगा। तो जाहिर है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर ऐसा ही होगा। तो नाज़रीन, सियासी मुखालफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए बिलावल का कहना था कि जो आजकल इल्जामात लगा रहे हैं उनको कहता हूं कि मुझे भी शिकायतें हैं, मैं उनको कहता हूं कि मुतालिका फोरम पर आए, मिल बैठकर बात करें। एक साहब कहते हैं कि लाड़काना में वो जीते हैं, मैं नहीं जीता। कौन सी पोलिंग स्टेशन पर धांधली की शिकायत है? इलेक्शन के 4 दिन बाद धांधली याद आई। कहते हैं कि उनको धांधली करके हराया गया। अगर फॉर्म 45 है तो सामने लाओ, साबित करो। अगले दिन आपके ज़िमनी इंतखाबात में मुकाबला करूंगा, देखता हूं कि कैसे जीत सकते हो। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं और फिर ढिठाई से झूठ बोलना मजाक है। और उन्होंने मजीद कहा कि दूसरे पीर साहब हैं जो कि कह रहे हैं कि धांधली हुई है। बताएं कहां हुई है धांधली? जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं उनके वालिद को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शिकस्त दिलवाती थी। हमने आपको 2 से 3 बार शिकस्त दिलाई। एक इलेक्शन का नाम न लो जो ये जीते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने चैलेंज देते हुए कहा कि 2 सीटें मैं जीत चुका हूं, एक छोड़ने वाला हूं, चंद महीने के बाद छोड़ दूंगा और ज़िमनी इंतखाबात होंगे, उसमें जिसको शौक पूरा करना है आके वहां पर इलेक्शन में हिस्सा ले और जीत कर दिखाए। तो जब ये सिचुएशन क्रिएट हुई
تو اس میں اسحاق ڈار نے بھی ایک بیان ڈال دیا اور اس نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اکابرین سے درخواست ہے کہ بات چیت کے لیے کمیٹیوں کے درمیان وضع کردہ ضابطے کی پاسداری کریں. طے ہوا تھا کہ دونوں جماعتوں کی تشکیل کردہ کوارڈینیشن کمیٹیوں کا کوئی رکن یا رہنما بات چیت کے جاری عمل اور اس میں زیر غور نکات پر بیان بازی نہیں کرے گا. فریقین کے درمیان ابھی تک حتمی نکات طے نہیں پائے اور مختلف تجاویز پر گزشتہ روز تک مشاورت جاری رہی. مشاورت کے 4 دور مکمل ہو چکے ہیں اور کل بروز یا پیر دوپہر 5ویں نشست طے ہو چکی ہے. کل کا اجلاس میں اہم پیش رفت متوقع ہے. تو اسحاق ڈار نے باقاعدہ جو ہے وہ کہا ہے کہ جی مطلب ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے اسٹیٹمنٹ کا کوئی اور تو جواب نہیں دے سکتے تھے لیکن اس طرح دیا ہے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ اب تو فارم 45 ملے ہیں, 2018 میں ہمیں تو ملے ہی نہیں تھے. ملک میں بڑے چور اسمبلیوں اور سینٹ میں بیٹھے ہیں, یہ لوگ سیٹیں خریدتے ہیں. تو الزام تراشی کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور ابھی تک جاری ہے. ناظرین اس سارے پروسیجر دیکھیں, اس سارے پروسیس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ملک کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک سیاسی بلوغت کے مقام کو نہیں پہنچی. اس وقت تک وہ چل رہے ہیں کہ ادھر والے صاحب کیا کہیں گے. تو ان میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ یہ کھلے لفظوں میں سامنے آئے, کھلے لفظوں میں آ کر کے اور اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ بس اب بہت ہو گیا نا. ان سے کہیں کہ جنرل صاحب سوری, اب ڈکٹیشن نہیں چلے گی. جنرل صاحب سوری, آپ کی ڈکٹیشن نے ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی ہیں. جنرل صاحب سوری, آپ کی ڈکٹیشن نے ملک کو 2 لخت کیا ہے. جنرل صاحب سوری, آپ کی ڈکٹیشن نے جمہوریت اور اداروں کو برباد کیا ہے. سوری جنرل صاحب, پارلیمان ہے کوئی سرکس نہیں جہاں جو ہے وہ شیر رنگ ماسٹر کی چھڑی کے اشارے کا محتاج ہوتا ہے. آپ ایم سوری جنرل صاحب, آپ یہ مت بھولیں کہ پارلیمنٹرینز الیکٹڈ ہیں اور آپ اپوائنٹڈ ہیں. جنرل صاحب یہ مت بھولیں کہ جو ہے وہ آپ کی بھرتی اور ترقی اسی پارلیمان کے وضع کردہ قوانین کے تحت ہوتی ہے. جنرل صاحب سوری, آپ یہ مت بھولیں کہ جس آئین کے تحت آپ حلف لیتے ہیں وہ اس پارلیمنٹ کا منظور کردہ ہے. جنرل صاحب سوری, آپ یہ مت بھولیں کہ آپ کی تنخواہ اور مراد جن رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت آپ کو ملتی ہیں ان کی منظوری بھی یہ پارلیمان ہی دیتا ہے. جنرل صاحب سوری, آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ کے پاس پارلیمان کے اختیارات اور جو ہے حدود میں انکروچ کرنے کا کوئی بھی آئینی, قانونی اور اخلاقی نہ اختیار ہے نہ کوئی حق ہے. تو آپ یہ انکروچمنٹ بند کر دیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنرل صاحب آئی ایم سوری کہ آپ یہ بھول چکے ہیں کہ آپ کا کام ریاست کے سرحدوں کی حفاظت ہے, کارہائے سرکار میں مداخلت نہیں. آئی ایم سوری جنرل صاحب, آپ یہ بھول چکے ہیں کہ ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے آئین موجود ہے اور آپ ماورائے آئین اقدامات سے گریز کریں. آپ ہمیں مت ڈرائیں, آپ ہمیں مت سمجھائیں کہ ہم کو کیا کرنا ہے. آپ کل نہیں تھے, کل نہیں ہوں گے. ہم کل بھی تھے, آج بھی ہیں, کل بھی ہوں گے. تو سیاستدانوں کو ایک واضح موقف لینا چاہیے, ان کو کہہ دینا چاہیے کہ جنرل صاحب آئی ایم سوری, جنرل صاحب آپ یہ بھول رہے ہیں کہ آپ ملازم ہیں اور ہم الیکٹڈ ہیں, اور آپ کی وردی سے لے کر آپ کے بچے کے اسکول کی کاپی اور پینسل تک اس ملک کے عوام کے ٹیکسز سے آپ کو ادا کیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ یہ انکروچمنٹ چھوڑ دیں. لیکن ہمارے ملک کے سیاستدان ڈرے بیٹھے ہیں, سہمے بیٹھے ہیں. وہاں سے ایک رنگ ماسٹر کی چھڑی ہلتی ہے تو یہاں پر حکومت سازی کے سب مل کر بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر جب رنگ ماسٹر پیچھے ہٹتا ہے تو پھر سارے ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا شروع کر لیتے ہیں. ناظرین اس وقت اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ روز جس طرح پی ٹی آئی کا موقف سامنے, میں حیران ہوتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 180 نشستیں ہیں, 180, اور انہیں وہ 180 نشستوں کی بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ صرف وفاق میں بلکہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی حکومت بنائیں گے. جس لمحے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آتا ہے 180 کو مد نظر رکھتے ہوئے,
تو ٹھیک اس کے دوسرے پل ان کا ایک اسٹیٹمنٹ اور آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو ہے وہ اپنا پنجاب میں اور وفاق میں اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اور پھر پنجاب میں اپوزیشن لیڈر نامزد ہوتا ہے اور پھر پارلیمنٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر نامزد ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے جس طرح 9 مئی کے ملزمان کے دفاع کا اعلان کیا گیا ہے، جس طرح ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، یہ معاملات پی ٹی آئی کے لیے مزید مشکلات پیدا کرنے والی ہیں۔ یہ معاملات عمران خان کے جیل میں مشکلات میں اضافہ کریں گے۔ یہ والے اسٹیٹمنٹس، اس طرح کا موقف عمران خان کے جیل میں جو مدت ہے ان میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ جہاں عمران خان کے بنی گالہ میں شفٹ ہونے کے اسباب پیدا ہونے لگتے ہیں، وہاں اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دے کر جو پس پردہ مذاکرات یا ڈیل یا ڈھیل جو بھی سمجھیں، جب اس کا پروسیس شروع ہو رہا ہوتا ہے تو ایک ایسا اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ مذاکرات کا عمل ڈی ریل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ مداخلت چھوڑ دیں، اور سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو 2 ٹوک الفاظ میں کہیں کہ ہمیں سیاسی معاملات سیاسی طریقے سے نمٹانے دیں، سیاسی طریقے سے حل کرنے دیں۔ اگر ہم نے سمجھا کہ اس طرح یہ چیزیں نہیں چلیں گی تو پھر ہم دوبارہ انتخابات کی طرف بھی جا رہے ہیں، اور دوبارہ انتخابات ایک آئینی معاملہ ہے، کوئی غیر آئینی معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ ملک میں پارلیمنٹ نظام کے خاتمے اور صدارتی نظام کے نفاذ کی جو کوششیں پس پردہ کر رہے ہیں، یہ کوششیں بند کر دیں۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔